नमस्कार, मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और आज इस मीडियम से मैं अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहती हूँ। नोट मेकिंग की मैं बात करूँ, लिख कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत वास्ट सिलेबस है, आप भूल जाएंगे यदि आप नहीं लिखेंगे। तो नोट मेकिंग करिए, लेकिन नोट मेकिंग बिल्कुल अपने वर्ड्स में हो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मत बनाइए, उसका कोई खास यूज़ नहीं होगा। हाईलाइट करते चलिए आप तो, और हाईलाइट को ही पढ़ते रहिए बार बार, और जहाँ थोड़ा ज़्यादा हो तो एक स्टार लगा दिया, कहीं कुछ स्माइली बना दी, वो याद आ जाता है। मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं? बहुत ही शॉर्ट और सिनॉप्सिस टाइप के नोट्स, ताकि आप उसको एक दिन में रिवाइज़ कर सकें। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, क्या चल रहा है, वो क्या है, या तो उसका डेफिनेशन देख लीजिए या उसका करंट में कुछ देख लीजिए। उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, एडवांटेजेस हैं, प्रोज हैं, इस तरह की जो पॉजिटिव पॉइंट्स, चैलेंजेस क्या हैं, कमियाँ हैं या बुराइयाँ क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स, व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, वो तैयार करिए 3-4 स्कीम्स में या पॉलिसीज़ के थ्रू। व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, दैट इज़ वे फॉरवर्ड, एक वो, और आपका एक विजन क्या है, वो स्टेटमेंट आपका बन जाएगा कंक्लूजन। तो आप अपने नोट्स इस फॉर्मेट में बनाइए मेंस के लिए। प्री के लिए कोई नोट्स मत बनाइए, बस मेंस के लिए ही बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए, और बिल्कुल सिनॉप्टिक, मतलब अगर आप प्राइवेटाइजेशन पे कर रहे हैं तो 1 पेज का नोट होना चाहिए। लूज शीट्स यूज़ करिएगा, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं नोट मेकिंग के लिहाज से, और यही एक मेरा अप्रोच रहेगा। प्लीज़ लिखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अब हम आ जाते हैं स्टेज बाय स्टेज। प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी एक्सक्लूसिवली मैं अपनी बात करूं तो मैंने एग्ज़ाम के 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2020 में था, तो मैंने लगभग जुलाई से शुरू कर दिया था प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स स्पेसिफिक में आप क्या रिवाइज़ करेंगे? आप रिवाइज़ करेंगे फैक्चुअल चीज़ें, क्योंकि प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेंगे कि क्या करना चाहिए या क्या हो रहा है, नहीं, फैक्चुअल रहते हैं क्वेश्चंस। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, मैंने कहा कि आपको बीच में टेस्ट सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस लीजिए, आप उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए। आपने सपोज़ हिस्ट्री पढ़ा, उस टॉपिक के 10 साल के क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा जा रहा है, उनको लर्न कर लीजिए, उनके एक्सप्लेनेशंस, उनको बिल्कुल सर्च करिए। जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनको बिल्कुल उसके ग्रास रूट तक जा करके उसको समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक है क्या, क्योंकि एक बार आया है और यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस रखिए, ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब लास्ट में पढ़ें तो सिर्फ रिवाइज़ करने हों। जो क्वेश्चंस थोड़े से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हों, उनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, कुछ ज़्यादा अच्छे से उसको हाईलाइट कर लीजिए। इस तरह से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको रिवाइज़ बस करिएगा आप जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है। मैंने कहा 3 महीने प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहा, तो सिर्फ रिवीजन किया। पहले होलिस्टिक था, बाद में सिर्फ रिवीजन, वो क्वेश्चंस रिवाइज़ कर लिए और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। मतलब 3 महीने में मैंने टोटल 60 मॉक टेस्ट दिए होंगे, 60। बहुत प्रैक्टिस की थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ना निकलने का जो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा था, वो गाइडिंग फैक्टर था, और मैं जॉब में भी नहीं थी तो टाइम भी काफ़ी मिल जाता था। तो आपको 60, मैंने आपको पहले बताया, विजन आईएएस, इनसाइट्स और आईएएस बाबा, इनको मिक्स एंड मैच कर लीजिए। फुल लेंथ ही दिए थे, क्योंकि फुल लेंथ में एक थोड़ा सा माइंड का बेटर अलाइनमेंट होता है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो एक काम आप करिए। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक्स के, और एनालाइज कैसे करना है, उस पर आ जाते हैं। जब भी आप पेपर दें, ये सोच के दें कि आप प्रीलिम्स के लिए ही बैठे हुए हैं, और गैस वर्क तो लगता है क्योंकि प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा सा हो गया है। वो चाहता है कि आप अपने नॉलेज के साथ अपनी एनालिटिकल पावर यूज़ करें, और ये आप टेस्ट सीरीज़ में ही सीखते हैं। तो जब आप एनालाइज कर रहे हैं कोई भी पेपर, तो एक डायरी बना लीजिए, उसमें हर पेज में एक सब्जेक्ट लिखिए, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। सपोज़ पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन बार गलत होते हैं, उसको लिखिए और एक दिन बैठ करके पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ डालिए, ताकि कमियां दूर होती जाएं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमियां सामने आएंगी, उतना आप उन्हें दूर कर पाएंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स को शुरुआत में ज़्यादा मत ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि फिर हम बॉक डाउन होते हैं कि कम है या ज़्यादा हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स आप देखिए, जब आप बिल्कुल लास्ट जो महीना आ जाता है, उसमें लास्ट के 15 दिन में आपका अगर मार्क्स
105 से 125 के बीच में टेस्ट में रहते हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो। कोचिंग इसलिए चेंज करने का कह रही हूँ पेपर्स, क्योंकि थोड़ा सा एक अलाइनमेंट ना हो जाए कहीं आपका कि आप उसके हिसाब से सोचना शुरू कर दें, इसलिए तो एक माइंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखें। इस तरह से जब आपके सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, गैस वर्क में ये देखिए कौन से टॉपिक में आपका गैस सही निकला, कहाँ गैस नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा एग्ज़ाम में कहाँ हमको गैस करना है और कहाँ हमको गैस नहीं करना। ऐसे करके और अपना एनालिसिस खुद ही करिए, खुद करेक्शन करिए, क्योंकि मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक टोटली मैं घर पर थी। तो घर में ही पेपर्स प्रिंट करके निकालना, शांति से बैठकर करना, फिर MCQs OMR भी मैं प्रिंट कर लेती थी और OMRs को फिर भर भर के उसको एनालाइज़ करना कि सब सही है, और मैं कहीं OMR भरने में तो गलती नहीं करती। उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप OMR अच्छे से नहीं भरेंगे तो कई बार प्रीलिम्स में प्रेशर में OMR ही गलत भर जाते हैं हम लोग। ये कुछ चीज़ें आप दिमाग में रखिए। और कामनेस, एक क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, दूसरा नहीं बना कोई बात नहीं, पूरा पेज नहीं बना कोई बात नहीं। कट ऑफ एक्चुअली इतना कम होता जा रहा है, आप देखिए सक्सेसिवली, मुझे लगता है इस बार 98 के आसपास ही रहा होगा, कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सेफ स्कोर करने की ज़रूरत है। तो अननेसेसरीली गलत ना हो, और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि अब आप अगर देखें कि आपको 100% आते हो तो शायद 40 से 50 क्वेश्चंस ही होंगे कि जो आपको 100% ही आते हों। अब बल्कि 30-40 क्वेश्चन 100% आते हैं, बाकी दिन तो एलिमिनेट करना पड़ता है। उसकी प्रैक्टिस टेस्ट में कर लीजिए। कम स्कोर आने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमियों को सुधारते रहिए और एनालिसिस ऐसे ही करिए कि टॉपिक लिख लें कौन सा कमज़ोर है और कौन सा करने की ज़रूरत है। ये बात हुई प्रीलिम्स की। तो एक बार शॉर्ट में दोहरा देती हूँ कि होलिस्टिकली पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट सीरीज बहुत सारी लगानी है। मेंस की तरफ आते हैं। अब अप्रोच चेंज होगा, मटेरियल सेम रहेगा, मेंस 365 आ जाएगा PT 365 की जगह। मंथली मत रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि मंथली तो मंथ बाय मंथ बस पढ़ते जाइए ताकि आप एक टच में बने रहें। रिवीजन मेंस 365 से करिए। आप हाईलाइट कर लीजिए टॉपिक वाइज जो आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, जो मैंने कहा था कि 4 पॉइंट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, चैलेंजेस एंड इश्यूज, पॉजिटिव्स एंड एडवांटेजेस, एंड व्हाट इज़ बीइंग डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, एंड अ लॉन्ग टाइम विजन। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे आपको हर टॉपिक में कर लेना है। मेंस में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो इंट्रोड्यूस होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी शेयर कर लेती हूँ। तो एथिक्स के लिए मैंने वाजीराम की एक बुकलेट आती है, येलो बुक, पतली सी, उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज, और ये डेफिनेशन आपको इनसाइट्स IAS पे भी मिल जाएंगी। तो ऐसे मिक्स कर करके जिसका जहाँ अच्छा लगा वो वाला पोर्शन मैंने उनका उठा लिया। सारे टॉपिक्स जितने भी उसमें कीवर्ड्स हैं सिलेबस में, उनके आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए डेफिनेशंस, क्योंकि कई बार तो ऐसे ही आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी एंड हाउ इज़ इट हेल्पिंग, मतलब बहुत डायरेक्टली बता रही हूँ, पर कई बार डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनता है। सारे डेफिनेशंस पढ़ लीजिए उस बुक में से। केस स्टडीज़ के लिए मैं कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर कोई भी सॉल्व्ड पेपर्स ले आइए केस स्टडीज़ के। उससे होगा ये कि आपको एक आइडिया लगेगा कि अप्रोच कैसी रखनी है। केस स्टडीज़ में इनोवेटिव होइए, प्रैक्टिकल रहिए और अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को शो करिए। योर अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, द मेंटालिटी ऑफ सर्विस, अगर आपके आंसर्स में ये झलकेगा तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर देंगे। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव रखिए। जैसे इस बार मेंस में आया कि अगर इंडिया वेपन सप्लायर है तो क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, उनको लिखिए। मैंने उसमें लास्ट में लिखा कि चाहे कितना भी हम एथिक्स देखें, वेपन वायलेंस का एक प्रतीक है। वायलेंस कभी भी शांति का तरीका नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने कहा है कि वायलेंस इज़ अ मेसी वेपन, इट विल नॉट हैव अ लास्टिंग पीस। इस तरह के कोटेशंस यूज़ करने हैं। कोटेशंस के लिए मैं आपको बताऊं, आप ऑनलाइन किसी टॉपर की कंपाइलेशन यूज़ करिए। मैंने अनुदीप दूरी शेट्टी सर का ऐसे का उनका एक ब्लॉग है इंटरनेट पे, उन्होंने ड्राइव पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से मैंने सारे कोटेशंस तैयार किए थे एथिक्स के लिए, और वो बहुत हेल्प करते हैं। आंसर में कभी कंक्लूजन में लिख दिया, कहीं छोटा सा एक ऐसे नोट डाल दिया, उससे वैल्यू एडिशन हो जाता है। एथिक्स के लिए केस स्टडीज़, मैंने कहा केस स्टडीज़ में आप कोई भी प्रीवियस ईयर की 10 साल की देख लीजिए। डेली जब आप तैयारी करें एथिक्स को, जिस भी महीने में, डेली 2-2 केस स्टडीज़ लिखिए आप, 2-2, 3-3, शुरुआत वहाँ से करिएगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। मेंस की मैं स्पेसिफिकली दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप शुरू करें, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो जब आप होलिस्टिकली पढ़ रहे थे
तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक किया, आपने मेंस के क्वेश्चंस देखे, उसको समझ लीजिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, विजन में, इनसाइट्स में कीवर्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। आईएएस बाबा में बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल दे के कि एनालाइज क्या होता है, डिस्कस क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन, इलस्ट्रेट, सब्सटैंशिएट। तो इनमें किस तरह से आपको लिखना है, इसका आप कहीं भी जा कर के प्रिंट आउट ले लीजिए एक एक कीवर्ड का। जब शुरुआत कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, तो इस पेपर को अपने सामने रखिए, आंसर लिखिए आराम से, टाइम लेकर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट एक एक आंसर में। जब आप पढ़ना शुरू किया है आपने, और ये देखिए कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ देख लीजिए जो अवेलेबल होती हैं, विजन आईएएस में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, मैंने भी देखे थे कि आंसर कैसे लिखना है, और भी बहुत सारी कोचिंग्स डालते हैं, आप उनका देख लीजिए, आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। आप चाहें तो मेरी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लिखा है, और आप उससे एक आइडिया लगा लीजिए कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। बहुत इनोवेटिव रहना है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट मैंने थ्रू आउट लिया, इवन एथिक्स में भी पॉइंट वाइज ही लिखती थी, क्योंकि उससे थोड़ा सा जमाने में आंसर आसानी होती है। आपको जो सूट करता है पैरा पॉइंट, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब मेंस आ जाएगा, अभी तो आपने सिर्फ एक आइडिया लिया है कि मेंस में आंसर लिखे कैसे जाते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर लिखिए आप। ये डेली आंसर राइटिंग का वो समय नहीं है जब आप शुरुआत में तैयार कर रहे हो, वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा और इम्प्रूवमेंट को टाइम रहेगा नहीं। सिर्फ प्रीवियस ईयर के मेंस लिखिए, जब आप तैयार कर रहे हो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस को लिख करके देखिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है खुद सोचिए। जो खुद से ये कि कहाँ मैं डायग्राम बना सकता था या सकती थी, कहाँ पे एक मैप छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कहीं पे एक टेबल बना देते। खुद सोचिए कि कहाँ कैसे डाला जा सकता है चीज़ों को, उससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर आप एक मैप बना दें, कोई डायग्राम बना दें, तो जो आपके चेकर्स हैं उनको भी हेल्प मिलती है उसमें चेक करने में। एक आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि इतनी कॉपीज़ के बीच से आपका आंसर चमके। मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या करना है वो मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस का दौर है। रिवीजन, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़। मैंने विजन आईएएस का जीएस के लिए लिया था, ऑप्शनल का मैंने ट्रायम्फ आईएएस से लिया था। ऐसे के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, तो मैं ऐसे पे ही सबसे पहले आ जाऊँ। अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग मैंने शायद 2-3 बार पढ़ा, उनके सैम्पल एसेस पढ़े, उनके जो कोटेशंस पढ़े हुए हैं और मटेरियल सब कुछ सर ने अपने ब्लॉग पे शेयर किया हुआ है। वो मैंने बिल्कुल प्रिंट करके उसको एज अ मटेरियल यूज़ किया। मैंने एक आइडिया लगाया कि लिखना कैसे, चूँकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और जीएस की तैयारी इतनी हो जाती है कि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होगा, और मेरे लिखने में मुझे डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई। तो मेरा राइटिंग स्किल ठीक था शुरू से। तो ऐसे के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, क्योंकि टाइम भी एक कंस्ट्रेनिंग फैक्टर था मेरे लिए। ऐसे के लिए अनुदीप सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आई थिंक मैं उसको शब्दों में इतना अच्छा नहीं बांध पाऊँगी। एक चीज़ जो मैं कहूँगी, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ से ज़रूर ड्रॉ करें। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। इस बार पैट्रियार्की पे ऐसे आया था, मैंने उसमें बुकिश एग्जाम्पल की, पॉलिटिक्स में ऐसा, इकोनॉमिक्स में ऐसा, वो तो यूज़ करना ही है, वो तो सब करते हैं। साथ साथ में मैंने अपनी एग्जाम्पल से, जैसे पैट्रियार्की, तो मैंने लिखा कि शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम चेंज करती हैं। तो महिलाएं ही क्यों, दुनिया भर में टॉप 10 जो रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं उसमें महिलाएं नहीं हैं। यूएस में कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई इनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री में, वो अपने आप को सबसे बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया में क्या, बल्कि सभी जितने भी रिलीजन्स रहते हैं ज़्यादातर महिलाओं के प्रति वो बायस्ड हैं। जितने भी फास्ट ऑब्ज़र्व करने हैं महिलाओं को करने हैं, और इवन इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं, रिलीजियस अगर सैंक्शन जो हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो महिलाओं के अगेंस्ट है। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसे सुधार रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो लगे कि आप वाकई में अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, सिर्फ बुकिश ना लगें। तो ये हुई ऐसे की। ऐसे को मैं इवैल्यूएट करवाती थी। मेरे बीएचएल में एक कोलीग हैं अभय सिंह यादव, तो उनको मैं थैंक यू भी कर रही हूँ इसके मीडियम से। तो उन्होंने बहुत करेक्ट किया और सजेशंस देते थे मुझे, तो उनका एक रोल था। ऐसे में मुझे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई। लगभग 7-8 एसेज मैंने लिखे थे घर पर बैठ करके, और उनसे इवैल्यूएट करती थी, डिस्कस कर लेती थी। ऐसे कौन से प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस आप 4 साल के निकाल लीजिए, एक एक करके लिखते जाइए। ऐसे में टाइम की कमी नहीं पड़ती है, आराम से आपको टाइम मिलेगा। इतना करने के बाद मुझे लगता है आपको ऐसे में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आंसर राइटिंग, ऐसे, एथिक्स, सभी में एक चीज़ कॉमन रहेगी हर सब्जेक्ट में, कि आपको फैक्ट और डेटा बहुत सारा लगेगा। तो एक लूज शीट्स ऑफ पेपर लीजिए और उसमें डेटा लिखते जाइए।
डेटा जब भी लिखें उसका सोर्स ज़रूर कोट करें ताकि लगे कि आप एक ऑथेंटिक डेटा सोर्स, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, और डेटा कैसे इकट्ठा करना है, विजन की मैगजीन्स में आता रहता है कि इस रिपोर्ट में ये आया, उस रिपोर्ट में वो आया। जो भी आप इकोनॉमिक्स में, जैसे मृणाल सर के जो नोट्स हैं उसमें उन्होंने कोट कर रखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये ऑब्ज़र्व किया, वो ऑब्ज़र्व किया, उसको आप कहीं एक जगह लिख लीजिए। हर छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एनवायरनमेंट है तो UNEP की रिपोर्ट, IPCC की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, WHO का डेटा, यूनिसेफ का डेटा, और कोट करिए कि अकॉर्डिंग टू WHO दिस या अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 1 in every 3 women in India faces some kind of discrimination or some kind of violence। ऐसा अगर आप करके डेटा इकट्ठा कर लेंगे, जो भी आपने शुरुआत में किया है, मेंस 365 से करेंगे, एग्ज़ाम के पहले एक एक पेज का डेटा होगा हर टॉपिक में, एजुकेशन में, पॉवर्टी में, एनवायरनमेंट में, IR में, जितने टॉपिक्स हैं सब में लिख करके रखिए और आप एक दिन में उसको रिवाइज़ कर लेंगे। बहुत आपके आंसर्स में, मतलब कहीं इंट्रोडक्शन क्लिक नहीं कर रहा है, सीधे उठाया और डेटा डाल दिया। ऐसे में कहीं अपना पॉइंट कुछ एम्फेसाइज करना है, सीधे उठाया, डेटा डाल दिया। मेंटल हेल्थ है, WHO सेज दैट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियंस सफ़र फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। हो गया, इंट्रोडक्शन तैयार। ये आप डेटा पूरा इकट्ठा कर लीजिए इसलिए। और प्रैक्टिस की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट, लगभग 7 मिनट मिलते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन में और 15 मिनट आपको मिलते हैं 10 मिनट मिलते हैं 15 मार्कर में। तो लिखने की प्रैक्टिस, एक अच्छा पेन जो आपके हैंड को सूट करे, मैंने ट्राईमैक्स यूज़ किया था, आपको जो सूट करे आप कर सकते हैं क्योंकि हैंड स्ट्रेन होने लगता है। लिखने की प्रैक्टिस घर में बिल्कुल टाइमर लगा करके की, क्योंकि मैंने कोविड के पीरियड में किया ये सब कुछ, तो इसलिए मुझे घर पे ही करना था। तो मैंने बैठ करके बिल्कुल घर पे टाइम लगा करके किसी को बोल के कि मुझसे पेपर छीन लेना इतने टाइम के बाद, और किसी दूसरे से कह देती थी कि स्कैन करके अपलोड कर दें ताकि मेरा टाइम ना ख़राब हो। तो आप भी ऐसे किसी की सहायता ले सकते हैं यदि कोई हो, नहीं तो आप खुद कर लीजिए। ऑफलाइन अवेलेबल हो तो ऑफलाइन चले जाइए, मैंने तो ऑनलाइन किया था तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। इतना यदि आप कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है मेंस के लिए। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की, फीडबैक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फीडबैक टेस्ट सीरीज़ में क्या दे रहे हैं उसको देखिए, और टेस्ट सीरीज़ आप दूसरी भी ले सकते हैं। मैंने सुना है कि फोरम IAS का भी अच्छा है, MGP जो उनका प्रोग्राम चलता है, मगर वो आपके ऊपर है अगेन कि आप क्या प्रेफर करते हैं। मैंने विजन IAS और ट्रायम्फ लिया था। उसके बाद में मैं IAS बाबा TLP टॉपिक वाइज आते हैं हर दिन उनका, और शेड्यूल भी आ जाता है। जिस दिन हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं उठा करके हिस्ट्री वाले डेज़ निकालिए, आंसर्स लिखिए, वो सोल्यूशन भी डालते हैं उसमें सिनॉप्सिस, उससे कंपेयर करिए और एक्स्ट्रा पॉइंट सीख लीजिए। बस यही है। TLP तो आपको बिल्कुल तैयार कर देगा, आपको एक शेप दे देगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और आपकी प्रिपरेशन में एडिशन, वैल्यू एडिशन होती रहेगी। तो IAS बाबा की TLP ज़रूर करिए, बहुत बहुत वैल्यू एडिशनल चीज़ है, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट होता है उनका। डेली आंसर राइटिंग नहीं की थी, बस ये TLP जो आती है मेंस के पहले वो किया था मैंने। आप उसको, दिस इज़ एक्चुअली हाईली रिकमेंडेड। आई हाईली रिकमेंड IAS बाबा TLP, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म, हाईली यूजफुल। इट इज़ एक्चुअली आई से अ फॉर्म ऑफ सर्विस समहाउ, बिकॉज वो सिनॉप्सिस भी डाल देते हैं तो आपको बहुत आइडिया लगता है। तो आप इतना करिए मेंस के लिए। अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो जैसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई सारे कोचिंग्स के साथ एसोसिएशन दिखा रहे हैं, तो वो इंटरव्यू स्टेज पे ही हुआ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था, और मैंने बताया कि पीरियड भी लंबा था तो मुझे करना ही था बहुत सारे। तो मैंने बहुतों को ज्वाइन किया, कुछ के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत एनरिच हुई मैं। KSG के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, राव के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, चहल IAS अकेडमी के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं इनको एंडोर्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी आगे चल के कुछ इंटरव्यूज़ लेने होंगे, आप भी उसमें एनरोल करेंगे, तो आप किन को ले सकते हैं, क्योंकि इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। कोई सुने आपको और सुनकर तारीफ़ करे, वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी क्योंकि आपको बिठा के आपकी गलतियाँ बता दे। तो इन लोगों का जो फीडबैक था बहुत डिटेल्ड था। और कुछ ऐसा भी हुआ कि कई कोचिंग्स के साथ एनरोल तो किया पर दिया नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट में इसमें भी दे देते हैं, इसमें भी दे देते हैं, फिर दिया नहीं फाइनली। तैयारी इंटरव्यू की कुछ खास नहीं होती, अपने बारे में जान लीजिए। डैफ कैसे भरना है उस पर दृष्टि IAS का वीडियो है, दिव्य कीर्ति सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख लीजिए।
इनफैक्ट एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिए यदि आप इंटरव्यू स्टेज में डैफ भर रहे हैं। और करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू कंटिन्यूड रखा, थोड़ा राज्यसभा टीवी बढ़ा दिया, फिर मैं वो डिबेट्स खुद देखने लगी ताकि बात करने का तरीका आ जाए। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, तैयार कर लीजिए बिल्कुल उसका लेंथ एंड ब्रेथ, जहाँ से आप आते हैं वो स्टेट, वो सिटी, कंट्री में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटरव्यू में नॉलेज नहीं, पर्सनालिटी चेक होती है, आपका ओपिनियन चेक होता है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर बनाइए। जा कर के आप ये मत कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है या किसी रिपोर्ट ऐसा कहती है, क्योंकि वो बोल देते हैं कि नहीं आप अपना बताइए, आप रिपोर्ट छोड़ दीजिए। तो अपना ओपिनियन बना करके जाएँ। बहुत मैनरिज्म में थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुलनेस दिखे कि वो इतने सीनियर लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, नॉलेजेबल हैं, तो मैनरिज्म। ड्रेस कोड कुछ खास नहीं, और वो इतना वॉच नहीं करते हैं कि आपने किस कलर पहना है और आप कैसे, बस एक फॉर्मल लुक हो कि एज एन ऑफिसर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज़ नीडेड एट इंटरव्यू स्टेज। वो घिसे पिटे आंसर सुन के बोर हो जाते हैं। जैसे मुझसे टूरिज़्म पूछा गया एमपी का, तो मैंने कहा कि भाई बहुत सारे फोर्ट हैं, तो क्यों ना उसको वेडिंग डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो भी लो कॉस्ट। क्यों ना शूटिंग के लिए बुलाया जाए कि लोग शूटिंग के बहाने एक्सप्लोर करने आए। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपका लगना चाहिए। एक एकोमोडेटिव स्टांस दिखाइए कि भाई आप समाज के हर तबके को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि कई मुझसे तो कुछ वो मूवीज़ बोल के उन्होंने एक्ट्रेसेस का नाम पूछ लिया। 12th में मेरा संस्कृत था, तो उन्होंने संस्कृत से पूछा कि भाई कालिदास की रचनाएँ बता दीजिए। तो आप ये सब पढ़ के नहीं जाते, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे चेक हो जाता है। और काम रहना है, नहीं आता है तो आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट रिमेंबर, आई रीड ऑन दैट। बिल्कुल पोलाइटली और ग्रेसफुली डिनाई कर सकते हैं। इंटरव्यू तो आपकी जो पर्सनालिटी उसको बहुत इम्प्रूव भी करेगा। इंटरव्यू की तैयारी आप बिल्कुल जब मेंस आपका लिख लें और आपको फ्री हो जाएं, उसके बाद ही शुरू करिए, हो जाती है आराम से। न्यूज़पेपर बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है आपको। ये हुई एक पूरी जर्नी। अब मैं थोड़ा सा और एडिशनल जो मेरा लर्निंग रहा है वो मैं बताऊं। पढ़ाई कितने घंटे की जाए, तो मैंने जुलाई 2019 में नौकरी छोड़ी और सितंबर 2021 में आया है रिज़ल्ट। 10 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि उससे कम में होगा ही नहीं। तो बिल्कुल माइंडसेट बना के रखिए। कुछ लोग कम टाइम में कर लेते हैं, मैं एक जनरल ओपिनियन बता रही हूँ, मैं अपनी लर्निंग बता रही हूँ। 8 से 10 घंटे पढ़िए। जब एग्ज़ाम पास आएगा तो 10 से 12, 12 से 14 वो होता चला जाएगा, वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फ़िज़िकल लिमिट्स को बिल्कुल क्रॉस मत करिए। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते रहें, वो आपको फिट रखेगी, अलर्ट रखेगी। हॉबीज़ में ऐसा है कि कभी थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, ताकि मन बहला रहे। दिन को अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइड करिए ताकि आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाएँ। और ये 8 से 10 घंटे क्वालिटी टाइम है, ये आपको अंदर से फील हो कि हाँ आज कुछ क्वालिटी दिया। और वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं कभी कभार, ताकि थोड़ा सा एक मन बहला रहे, मन लगा रहे। सोशल मीडिया की बात करूं, बहुत यूज़फुल हो सकता है यदि आप थोड़े डिसिप्लिन हैं, क्योंकि PIB, ऑल इंडिया रेडियो, सबके वहाँ पे हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ के हैंडल्स हैं, तो करंट अफेयर्स अच्छा मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा डिसिप्लिन, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट बी सो डिसिप्लिन ऑन सोशल मीडिया। कभी फ्रेंड्स के पोस्ट देख रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं उनसे कि हमारा क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है। तो मैंने तो डिसीजन लिया कि मैं हट जाऊँ। नौकरी छोड़ी थी BHEL भोपाल की, वेल पेइंग जॉब होम टाउन में, तो सेक्रीफाइस हमेशा दिमाग में रहती थी कि मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है। मैं दूरी बनाई, मैंने बस टेलीग्राम पर थी, और टेलीग्राम पर भी सिर्फ उस कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए, ताकि रिसोर्सेज वगैरह थोड़ा सा शेयर होते रहें। घर में रह कर के प्रिपेयर करने में एक जो कंफर्ट में आप करते हैं वो बहुत आपको हेल्प करता है। मुझे लगता है कि ऑल्दो कोविड इट इज़ अ पैंडेमिक एंड बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया है, सिल्वर लाइनिंग एस्पिरेंट्स को थी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया, रिवीजन का काफ़ी टाइम मिल गया था। और आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज इस एग्ज़ाम में मेंटेन इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन होगा, माइंड का काफ़ी सारा पोर्शन आपका ऑक्यूपाइड रहेगा। खासकर जो लोग मेरी तरह ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, या जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज मेंटेन करने से फ़ायदा ही होता है, थोड़ा सा आपको फोकस रहने में मदद मिलती है। और अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। माई बेस्ट विशेज़ आर विद एवरीवन। थैंक यू।